हेलो एवरीवन, ओ लेवल के फ्री सेशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस ओ लेवल का। आज हम इस क्रम में तीसरे मॉड्यूल को शुरू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हमारे पास मॉड्यूल M1R 5.1 का जो है वो मतलब जिसे आप पहला पेपर कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 1 कवर हो चुका है। ऐसे ही हमने M3R 5.1 का जो है चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है और आज हम एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं M2R 5.1, जिस मॉड्यूल का नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और जिस चैनल पे आप उसे देख रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। तो चलिए पहले इस मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस में है, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस में देख लेते हैं। कुल मिला के 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इसको, और इसमें जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, दूसरा चैप्टर है एडिटर्स, तीसरा है HTML बेसिक्स, चौथा है CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, पांचवा है फ्रेमवर्क, छठा है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, सातवां है फोटो एडिटर और आठवां है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इस चैप्टर को सीखने का जो मेन उद्देश्य है बेसिकली आपको वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के लिए इनेबल बनाना, ताकि आप भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें और अपने करियर में इसको यूज़ करके एक अच्छी दिशा पा सकें। मॉड्यूल डिवीज़न में अगर हम देखें तो इसका मॉड्यूल भी मतलब M3 का मॉड्यूल, M2 का मॉड्यूल, M1 का मॉड्यूल और M4 का मॉड्यूल, ये चारों मॉड्यूल जो है ना वो बराबर का टाइम टेक करते हैं। कुल मिला के आपको 480 घंटे आसपास देने होते हैं। तो कुल मैं कहूँ कि अगर M2 की बात करें तो अगर हम एक 480 को डिवाइड करते हैं तो 120 आवर्स के बाद होती है, ठीक है, जिसमें आपको 72 आवर्स प्रैक्टिकल्स पे खर्च करने होते हैं और 48 आवर आपकी थ्योरी की बात होती है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और सीधे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को। आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में सिर्फ इतना सही, डिटेल सिलेबस आपको पूरा पहले ही मिल जाएगा। मैंने आपको डिटेल सिलेबस में एक बार कवर कर रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी पढ़ाई करनी है। यहाँ पे भी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जैसा कि इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, इसमें आपको जिन टॉपिक्स को पढ़ना है सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की, बेसिक ऑफ इंटरनेट देखेंगे। फिर www की बात करेंगे, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे। कहें कि टाइप ऑफ वेबसाइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन की, फिर हम बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की। आज हम बात कर लेंगे www की और साथ साथ समझ लेंगे बैक एंड और फ्रंट एंड टूल को। जब हम कल के सेशंस को स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें वेबसाइट, वर्किंग ऑफ वेबसाइट और क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे। साथ साथ अगर मौका रहा तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और टाइप ऑफ वेबसाइट की भी डिस्कशन कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस अपडेट नहीं हो पा रहे थे, उसके कुछ व्यक्तिगत असुविधाएं थी। फिलहाल अब वो दूर हो चुकी हैं और हम लगातार आपके साथ रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू रखिए इस सीरीज़ को। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन अगर हम पहले चैप्टर में देखें तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया जिन टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज के एजेंडा की, तो हम यही डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन और सिर्फ www, फ्रंट एंड और बैक एंड। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और फ्री एडिटर्स की बात हम कल कर लेंगे। अभी हमने सीधे बेसिक चीज़ें सीखनी है। अब हम समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के बेस पे क्या सीखना है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन की बात हो रही है ना। तो वेब डिज़ाइनिंग का नाम आपने बहुत नॉर्मली सुना ही होगा कि वो वेब डिज़ाइनर ये काम करते हैं, वेब डिज़ाइनर वो काम करते हैं, ये वेबसाइट बनाते हैं या ये पब्लिशिंग करते हैं, ये इंटरनेट पे काम करते हैं। तो अगर मैं वेब डिज़ाइन को आपको बहुत सिंपली, बहुत जनरल लैंग्वेजेस में समझाऊं तो जब भी आप किसी ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जब आप इंटरनेट पे कोई कंटेंट अपलोड करने जा रहे होते हैं, तो या इंटरनेट पे कोई कंटेंट पब्लिश करने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पे मैं चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ या उस वेबसाइट को मैनेज कर रहा हूँ, तो वो सारा काम जो होता है ये वेब डिज़ाइन का काम होता है।
इसमें ना केवल वेब डिज़ाइन वेब ना केवल पब्लिशिंग और डिज़ाइनिंग की बात आती है, बल्कि जो भी हम क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, है ना, या जो भी कंटेंट हम पोस्ट करते हैं इंटरनेट पे, या जो भी टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस की बात करते हैं, ये सब जब भी हम इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं तो ये सब आता है वेब डिज़ाइनिंग के अंडर। साथ साथ अगर हम कोई भी डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम इमेजेस की बात करें, जैसे हम वीडियोज़ की बात करें, जैसे हम GIF इमेजेस की बात करें, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो भी आपको वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो ये सब जब इन सब पे काम करते हैं और इन सबको हम इंटरनेट पे पोस्ट करने की बात करते हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं कि हम इंटरनेट पे पब्लिश करने की बात करते हैं, पोस्ट नहीं, इंटरनेट पे पब्लिश करने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है, जब बात आती है वेब डिज़ाइनिंग की, तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें आपको निकल के सामने आती हैं। एक तो यूनिट्स वेबसाइट, है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या यूनिट वेब पेजेस, उसके बारे में बात होगी, हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो निकल के आती है, इन सबको मैनेज करना या सूचनाओं को दूर तक पहुंचाने का जो काम होता है, वो होता है उसके इंटरनेट के मीडियम से। तो इंटरनेट एज अ मीडियम इस्तेमाल होता है। अगर हम जाने कि इंटरनेट क्या है, तो हम सिंपली इसे एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क समझ सकते हैं जो दुनिया के सारे कंप्यूटर दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा स्टार्टिंग की, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है, ARPANET जिसे कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम से एक नेटवर्क डेवलप किया गया, जिसे बेसिकली अमेरिकन डिफेंस सर्विसेज ने इनेबल किया था अपने खुद के यूज़ के लिए। तो उन्होंने पहली बार कम्युनिकेट कराने की कोशिश करी और उसमें सफलता पाई। ये समवेयर इन 1969, कुछ बुक्स में ये 1970 के आसपास भी देखने को मिलता है, कुछ में 1960s लिखा हुआ है, तो उससे आप भ्रमित नहीं होंगे। इसका जो टाइम है, टाइम फ्रेम है, वो 1969 के आसपास देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1969 दे रखा है। 1969 में ARPANET डेवलप किया गया अमेरिकन डिफेंस सिस्टम द्वारा, और इसमें पहली बार कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करी गई, दो अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर। फिर अब इसका बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होने लगा, और अगर हम इंटरनेट के आज के समय की बात करें, तो हम शॉर्ट में इसे कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, तो इंटर को हम इंटरकनेक्टेड, और नेट की बात करें तो नेटवर्क की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वास्ट ग्लोबल प्रोवाइड नेटवर्क है, जो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करता है, और अभी के समय में इसका यूटिलाइजेशन इस लेवल पे हो रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो इंटरनेट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल की बेसिकली बात करें, तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ रूल। जैसे मान लीजिए आप अगर रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलने के लिए आपको बहुत सारे रूल फॉलो करने होते हैं ना। जैसे कि आपको रेड लाइट पे रुक जाना है ना, येलो पे आपको रेडी हो जाना है, ये बहुत बेसिक सा रूल है। फिर आप रोड साइड आपको हमेशा बाएं चलना है ना, दाएं नहीं चलना है, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना होता है। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको सिंपली हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरकनेक्शंस डेवलप करते हैं, तो हमें वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स और उनके रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब आज के समय में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन में, एक्सेस इंफॉर्मेशन में, कंडक्टिंग बिजनेस में, इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब हम आपस में, मैं और आप, आपसे मैं मुखातिब हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका है। मतलब इसमें भी हमने इंटरनेट का वास्टली उपयोग किया है, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा इंट्रो हो गया आपका इंटरनेट का। इंटरनेट के बारे में और बेहतर जानकारी लेने के लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड कराता है इंटरनेट। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, या कहें कि एस्पेक्ट की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि इंटरनेट प्रोवाइड कराता है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है, बहुत सारे मिलियन ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस जो है वर्ल्ड वाइड इससे कनेक्ट हैं, और जिसमें कोई जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है कि इतने दूर के लोग कनेक्ट रहेंगे, या इस पर्टिकुलर एरिया के लिमिट के दूर लिमिटेड है कि इतनी ही लिमिटेशन है इसकी, इतने दूर कनेक्ट रहेंगे, बाकी लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि समय समय पे गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एरिया में
इन चीज़ों को बैन करते हैं। जैसे आज के समय में अभी अगर आप रिसेंट की बात करें तो मणिपुर हमारा एक स्टेट है जहाँ पे इंटरनेट बैन है। ऐसे ही 370 जब हटाया गया तो फिर जम्मू कश्मीर में बैन किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स उसे बैन कर देते हैं। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो बेसिक सर्वर पर काम करते हैं इंटरनेट को बैन करके, इंटरनेट को स्टॉप करके, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज अपने यहाँ जैमर लगा देती हैं तो इंटरनेट को स्टॉप करने के लिए या नेटवर्क को स्टॉप करने के लिए। तो ये एक अलग मामला है। फिलहाल इसमें कोई बाउंड्री आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और दुनिया के सारे लगभग सारे देशों के लोग एक आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरी बात है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। आपको मैंने बता दिया कि इसमें कोई सिंगल और सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, सारे लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सारे लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं वो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ फैसिलिटी जो बहुत सारे यूजर्स प्रोवाइड कराते हैं अपने अपने तरीके से। टेक्स्ट पब्लिश करते हैं, इमेज, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट और बहुत सारे फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं और आप उसे क्या करते हैं इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। या आप ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पे बात करें या बात करें हम जैसे इंस्टाग्राम की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, है ना, या थ्रेड्स की बात करें आज के समय में। तो ये सब क्या है बेसिकली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन वी हैव टू यूज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अबाउट टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई, ईमेल मैसेजिंग हो गई, वॉइस कॉलिंग हो गई, वीडियो कॉलिंग हो गई, या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी कॉलिंग्स होती है जैसे मैसेंजर हो गया, है ना, या व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करते हैं। तो ये सब तरीका है जिसके थ्रू आप बेसिकली कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अगले एस्पेक्ट की बात करें तो हम ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी निकलती हैं। जैसे गवर्नमेंट भी, अब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, है ना, फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा ई गवर्नेंस की बात। तो ई गवर्नेंस की बात करते हैं, क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, सर्च इंजन के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस की बात करते हैं, या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का यूज़ करते हैं हम बेसिकली आपको कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग मीडियाज़ हैं जैसे यूट्यूब हो गया, है ना, डेली मोशन हो गया, या बहुत सारे स्ट्रीमिंग, अब तो फेसबुक पे भी स्ट्रीमिंग है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसका इस्तेमाल जो है ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में भी किया जा सकता है। वेब की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म है वेब की बात करें तो हम सिंपली बात करते हैं www की, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है इंटरनेट का, ठीक। ये क्या करता है, वेब पेजेस और वेबसाइट्स को इंटरनेट वेब ब्राउजर्स के थ्रू शो करता है और बेसिकली ये इंटरकनेक्शन है वेब पेजेस का बहुत सारे, ठीक। जब भी किसी आप लिंक पे क्लिक करते हैं, हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। सिंपली आप, जैसे मैं इस वीडियो का एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे इस वीडियो पे आ जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको समझा दिया, सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। 2-3 इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे TCP IP हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, या DNS की बात करें, डोमेन नेम सिस्टम की बात करें। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कैसे क्या आप डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ की, जो भी आज के समय में 5G नेटवर्क्स की इवॉल्वेशन हो रही है ना, या यूँ कहें कि जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उन सब के फंक्शन के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के वर्जन्स में हम IPv4 का इस्तेमाल करते रहे हैं शुरुआत में। अब हम 5G के ज़माने में चले गए तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम IPv6 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और कॉन्सर्न भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की, इस इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग की, है ना, कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉग्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो उनके वेरिफिकेशन के बगैर अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक कंसर्न भी है, ठीक है। ये एस्पेक्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस और कंसर्न भी फेस करने पड़ते हैं। अब हमने बात की है www की, तो चलिए देख लेते हैं www है क्या। बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितने भी कंटेंट आपको पड़े हुए हैं बेसिकली वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हो या मल्टीमीडिया कंटेंट के फॉर्मेट में हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो या जो भी हो, तो बेसिकली हम उनको एक्सेस करने के लिए www का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरलिंकिंग प्रोवाइड कराता है वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन,
ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसको डेवलप किया था सर टिम बर्नर-ली ने 1989 में, और इसके बाद एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ बन गया ये, जो कि बहुत सारे फैसिलिटेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करें कम्युनिकेशन की, एजुकेशन की, कॉमर्स की, है ना, या एंटरटेनमेंट की, तो ग्लोबल स्केल पे www का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट हो तो आप आमतौर पे देखते हैं www.फलाना.com, जैसे मैं google.com की बात करूँ, है ना, एक सर्च इंजन है जो आपको बहुत सारे वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसके की एस्पेक्ट की बात करें, इसमें क्या क्या है, तो आपको पहली बात देखने को मिलेगी हाइपर टेक्स्ट। बेसिकली हम हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो ऐसा समझिए कि टेक्स्ट जो कि आपको क्लिकेबल एलिमेंट हो या बड़े तौर पे दिखे, उनको हम हाइपर टेक्स्ट के तौर पे देखते हैं। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हम कहें कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ नेविगेशन होता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट पे। जैसे कोई लिंक दी गई, आपने उस पर क्लिक किया तो वो हाइपर लिंक के तौर पर काम करती है, वो हाइपर टेक्स्ट है। अब हम बात करें वेब पेजेस की, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो वेब पेज की बात करें तो बेसिकली हम इसे HTML डॉक्यूमेंट के तौर पे देख सकते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें HTML वेबसाइट HTML नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बनाया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें कंटेंट की, तो उसमें टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोज़ होंगे, और बहुत सारे मल्टीमीडिया कंटेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स में आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर जिन पे हम वेब पेजेस को देखते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे छोटे वेब ब्राउजर जैसे ओपेरा हो गया, है ना, क्रोम हो गया, क्रोम तो दिया गया है खैर यहाँ, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलते हैं। अब तो अवास्ट के वेब ब्राउजर आने लगे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज बेसिकली लाइक ये भी आपके की एस्पेक्ट हैं अगर हम देखें इन द टर्म्स ऑफ www की। फिर बात करते हैं URL की, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। तो ये बेसिकली एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर को तक पहुंचने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ऐसे ही अगर हमें यहाँ मतलब इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल के थ्रू कुछ वेब पेज के रिसोर्स लिंक देने होते हैं, तो उनको हम URL के फॉर्म में भेजते हैं, जिससे बेसिकली ये वेब एड्रेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे या किसी वेब पेज पे स्पेसिफिकली लेके जाते हैं। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाना चाहें तो www.codezenindia.online नाम से है, तो यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट फ्रीली मिल जाएंगे, जैसे ये सब PPT आपको वहाँ पे देखने को इजीली मिल जाएगा। फिर हियर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं। HTTP और HTTPS दो अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। अभी यहाँ मैं आपको ये समझा दूँ कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो दो बेस पे होते हैं। एक S होता है HTTP सिंपल और HTTP सिक्योर। तो HTTP जो होता है वो फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब पेजेस, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये HTTPS है, तो उसी का सिक्योर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट इज अबाउट वेब सर्वर। तो हम कहें कि ऐसे कंप्यूटर या ऐसे प्लेस जहाँ पे हम कहें वेब ब्राउजर्स की इंफॉर्मेशन या वेब इंफॉर्मेशन को यूज़र एंड पे ना होके आप यूँ कहें कि सर्वर एंड पे सेव करें, तो उसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्टिविटी हो, जैसे मैं अगर कोई चीज़ अपडेट करता हूँ अपने वेबसाइट पे, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो वेब सर्वर की तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो जिसमें हम क्रिएटिंग की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, मेंटेनिंग की बात करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। सर्च इंजन की बात करें, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये वेब स्पेसिफिक वेब पेज हैं जहाँ से आप जाके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट को आप सर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बेसिकली इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के काम आता है, जैसे इमेजेस ऐड करना, वीडियोस और ऑडियो फाइल, इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस को ऐड कर देना। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कह सकते हैं एंगेजमेंट, यूज़र एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। अब इंटरनेट पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसे ग्लोबल रीच में पहुंचाने में भी आपको मतलब कह सकते हैं www का बड़ा रोल है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं बार बार टर्म इस्तेमाल करूँगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। तो मैं सिंपली आपको ऐसे समझाऊँ कि जैसे एक एप्लीकेशन है, एक होता है जो आप देख रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है,
तो वो आप देख रहे हैं, तो वो जब आप यूज़र एंड पे देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, है ना, जो बाहरी तौर पे आपको देखने को मिलता है, कह सकते हैं यूज़र। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप देख रहे हैं और जब उससे बनाया जाता है तो उसको उसके जो मतलब आप कह सकते हैं वेब एडिटिंग जब होगी तो हम उससे कहते हैं बैक एंड, है ना। जैसे एप्लीकेशन की कोडिंग वोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब बैक एंड में काम करता है, फ्रंट एंड में यूज़र एंड होता है जो यूज़र उसे देख पाता है। तो एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे देखने की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये 2 कॉमन तरीके हैं जो वेब डेवलपमेंट में साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, और उनको साथ साथ इस्तेमाल करने के लिए अगर हम फ्रंट डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया यूज़र एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सर्वर स्क्रिप्टिंग बेसिकली जो जो डेवलप करते हैं वो करते हैं, तो सर्वर साइड नहीं कहेंगे, इसे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये फोकस करता है यूज़र इंटरफेस को, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए जो भी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जिससे लाइक यूज़र को इंटरएक्टिविटी मिले कि वो देख के सीधे उसे इस्तेमाल कर पाए। उसे कोडिंग से क्या मतलब है, जैसे मैं अगर मान लीजिए अमेजॉन का एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, अगर मुझे कोड का इस्तेमाल करना हो तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम यूज़र एंड पे बहुत अच्छी सी स्पेसिफिकेशन मिल गई और मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो यूज़र एंड पे जो दिखे, है ना, या यूँ कहें कि क्लाइंट एंड पे जो दिखे उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो पहली बात कि लेआउट और अपीयरेंस डिज़ाइन करता है वेब पेज के, किसी वेब पेज के, वेब एप्लीकेशन के। दूसरा, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, कि देखने में ही अपील करे कुछ ना, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ना, मतलब यूज़ ही नहीं करेगा आदमी अगर बहुत आसान सा यूज़र इंटरफेस नहीं है। कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस होता है तो बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशन बंद भी हो जाते हैं। तो या यूँ कहें कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगा, कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे तो अगर आपके जो फीचर्स हैं वो सामने सामने नहीं दिखेंगे तो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, फिर आपके बनाने का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा, और यूज़र जिस उद्देश्य से आपके वेबसाइट या आपके चैनल पे आ रहा है उसका भी उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, विजुअल अपीलिंग इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। डेवलपिंग इंटरैक्टिव फीचर ऑफ फंक्शनलिटी यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, CSS का इस्तेमाल करते हैं, और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें हम कहें यूज़र इंटरफेस, UI, या यूज़र एक्सपीरियंस, UX की बात करें उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी हो, मतलब एक ही ब्राउज़र पे ना चले, अलग अलग ब्राउज़र पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, स्पीड किया जा सके, परफॉर्मेंस इसकी बूस्ट कराई जा सके। की टेक्नोलॉजीज़ और लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो HTML इस्तेमाल होता है, CSS इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि ये तीनों आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको बेसिकली इसमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करेंगे इसके टूल्स की। तो इसमें टूल्स अगर हम बात करें तो एक तो होगा कोड एडिटर, जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट के लिए आप डिज़ाइन कोड का इस्तेमाल करेंगे, डिबग वेब पेजेस का इस्तेमाल करेंगे, और ये सारा जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एडिटर जो आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया गया है वो सबलाइन दिया गया है, लेकिन अगर आप नोटपैड का भी इस्तेमाल करें वहाँ से भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करें वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे देखेंगे। यूज़र इंटरेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रंट एंड का मामला सीधा सीधा यूज़र से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो ये प्राइमरली कंसर्न विथ हाउ यूज़र इंटरेक्ट एंड एक्सपीरियंस अ वेबसाइट, कैसे वो देख रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो वेबसाइट मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मामला ही लगभग ना के खराब ही समझिए उसे फिर आप। अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। मैंने आपको बता दिया ना, कोडिंग वाले जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, सर्वर साइड डेवलपमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। अब इसमें डेटाबेस की बात होगी, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सिक्योर करना है ना, किसी के पासवर्ड और बाकी सारी चीज़ें उन सबको सिक्योर करना है। तो ये प्रोसेसिंग करता है, रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, डेटा को इंश्योर करता है, फंक्शनलिटी एट द पावर एंड, है ना। ये ध्यान रखेंगे। मतलब एक तो है जो आपको दिख रहा है, जब आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो यूज़र आईडी और पासवर्ड को मैनेज करने का काम कौन करेगा, वो करेगा बैक एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अब इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे जुड़ी है कि बिल्डिंग करेगा और मैनेज करेगा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को,
ताकि हम अच्छे से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकें, एप्लीकेशन प्रोसेस रिक्वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकें, डेटाबेस को मैनेज करेगा, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल और हैंडलिंग का काम करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर करेगा ताकि डेटा प्रोटेक्ट किया जा सके और सर्वर के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, यूज़र ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की या वैलिडेशन की बात करेगा। जैसे मान लीजिए आप कई बार अपना पासवर्ड खो देते हैं ना, तो आप फिर जाते हैं क्रिएट लाइक फॉरगॉट पासवर्ड पे जाते हैं, फिर वो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है जिसके थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आप कहें ईमेल पे आपको डेटा देता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आप कह सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेशन को लाइक हैंडल करता है। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है बैक एंड पर, ठीक है। स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस भी मैनेज करेगा ये सर्वर की टेक्नोलॉजीज़ और लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं। तो आपको कॉमन लैंग्वेजेस में पाइथन देखने को मिलेगा जो कि आप पढ़ेंगे पेपर नंबर, जिसका एक चैप्टर अपडेट भी किया जा चुका है ना, M3 या मॉड्यूल 3 में आप पढ़ेंगे इसे। तो पाइथन, रूबी, PHP, Node.js, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे आप यहाँ पे, फिर जावा या C# की बात करें तो ये, ठीक है। वेब फ्रेमवर्क की बात करें तो डिजांगो और रूबी, रेल्स, ठीक है, लेरवेल, एक्सप्रेस.js, ये सब आप इस्तेमाल करेंगे। इस सब को मतलब अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसमें से केवल आपको पाइथन पढ़ना है और थोड़ा सा JS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट। डाटाबेस की बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट में डाटा SQL के लेवल लाइक डाटा सेविंग के लिए डाटाबेस बनाने के लिए MySQL, ठीक है, PostgreSQL, MongoDB, उसके अलावा SQL सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करें अगर टूल्स की, तो टूल्स इसमें से अगर हम बात करें तो बैक एंड डेवलपमेंट यूज वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जो बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और मेंटेन करते हैं बैक एंड वेब एप्लीकेशंस को। तो सर्वर साइड लॉजिक की बात करें अगर इसमें, तो सर्वर साइड लॉजिक क्या है, बेसिकली ये सारे जो भी बैक एंड की बात करेंगे ना, तो वो सर्वर साइड लॉजिक को हैंडल करते हैं, उनकी फंक्शनलिटी हैंडल करते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होते यूज़र को, है ना। अगर यूज़र एंड पे देखें तो यूज़र एंड पे आपको देखने को ये नहीं मिलेंगे। जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं उसके कोडिंग से आपका कोई मतलब नहीं है, वो सारा काम होता है सर्वर स्क्रिप्टिंग का, है ना। या डेटाबेस आपने बनाया तो आप अपने डेटाबेस से मतलब रखते हैं, उसमें बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिनसे आपको कोई मतलब नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वर साइड लॉजिक भी स्क्रिप्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी ज़रूरी है और ये क्लोजली टुगेदर रहते हैं, ठीक है, ताकि आप बेहतर इसे इस्तेमाल कर पाएँ और आप एक बेहतर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कर सकें। मैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग की बात करूंगा अगले वाले सेशंस में। और हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और चूंकि हम शुरू कर चुके हैं मॉड्यूल 2, तो हर मॉड्यूल का एक एक चैप्टर करने के बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे और फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 सबका कवर करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि किसी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग केवल पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ने आते हैं, जैसे कोई सिर्फ पेपर नंबर 4 को पढ़ने आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि मैं पेपर नंबर 1 कवर कर रहा हूँ तो 1 ही करता जाऊँ। इसलिए मैंने क्या किया कि एक एक चैप्टर सबका कवर करते चलते हैं और हम टोटल 720 आवर्स में इसे कवर कर लेंगे, जहाँ तक उम्मीद है मेरी, है ना। और उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दी हैं, तो धीरे धीरे करते रहेंगे। बीच में कुछ दिनों का लाइक गैप रह गया, 1-2 दिन मैं थोड़ी असुविधा में था तो नहीं हो पाया, बट कोशिश करूँगा कि मैं इसे डेली अपडेट करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फ्रीली आप आस्क कर सकते हैं हमसे टेलीग्राम पे, बाकी व्हाट्सएप नंबर है और उसके अलावा कमेंट बॉक्स तो है ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।